आइए सुनते हैं पद के दावेदार का आगे का भाग। अपूर्व के इस तरह बाहर चले जाने पर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बैरिस्टर कृष्ण अय्यर ने पूछा, ये कौन है डॉक्टर? बहुत ही भावुक। उसकी बात में स्पष्ट उलाहना थी कि ऐसे लोगों का यहाँ क्या काम है। डॉक्टर थोड़ा हंस पड़े। प्रश्न का उत्तर दिया तलवलकर ने, ये हैं मिस्टर अपूर्व हालदार, हमारे ऑफिस में मेरे सुपीरियर अफसर हैं, लेकिन बहुत अंतरंग हैं। मेरे रंगून के प्रथम परिचय की कहानी नहीं सुनी। ये एक। सहसा भारती पर नजर पड़ते ही रुक कर उसने कहा, वो जो कुछ भी हों, प्रथम परिचय के दिन से ही हम लोग मित्र हैं। डॉक्टर हंसकर बोले, भावुकता नाम की वस्तु सर्वदा बुरी नहीं होती कृष्ण अय्यर, और तुम्हारी तरह सभी को कठोर पत्थर बन जाने से काम नहीं चलेगा, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। कृष्ण अय्यर बोले, ऐसा मैं भी नहीं सोचता, लेकिन कमरे को छोड़कर उनके विचरने के लिए संसार में स्थान तो कम है नहीं। तलवलकर मन ही मन क्रोधित हो उठा। जिसे बार बार अपना परम मित्र बता रहा है, उसे उसी के सामने अवांछित व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा से उसने अपना अपमान समझकर कहा, मिस्टर अय्यर, अपूर्व बाबू को मैं पहचानता हूँ। ये सच है कि हम लोगों के मंत्र की दीक्षा लिए उन्हें बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन मित्र की अकल्पित मृत्यु से थोड़ा विचलित हो जाना हम लोगों के लिए भी कोई भयानक अपराध नहीं है। संसार में चलने फिरने के लिए अपूर्व बाबू को स्थान की कमी नहीं है, और मुझे आशा है कि इस मकान में भी उनके लिए स्थान की कमी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बोले, अवश्य नहीं पड़ेगी तलवलकर, अवश्य नहीं पड़ेगी। फिर वो विशेष रूप से भारती को लक्ष्य करके बोले, लेकिन ये मित्रता नाम की वस्तु संसार में कितनी क्षणभंगुर है भारती। एक दिन जिसके संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता, दूसरे ही दिन जरा सा कारण पैदा हो जाने पर हमेशा के लिए बिछो हो जाता है। ये भी संसार में कोई अस्वाभाविक नहीं है तलवलकर, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मनुष्य बहुत ही दुर्बल प्राणी है। संसार के धक्के संभालने के लिए इसी भावुकता की आवश्यकता पड़ती है। इन सब बातों का उत्तर नहीं, प्रतिवाद भी नहीं, सब मौन रहे। लेकिन भारती का चेहरा उदास हो उठा। भारती जानती है कि अकारण कुछ कहना डॉक्टर का स्वभाव नहीं है। डॉक्टर ने घड़ी देखकर कहा, मेरा तो जाने का समय हो रहा है भारती, रात की गाड़ी से जा रहा हूं तलवलकर। कहाँ और किस लिए? अपने आप बताए बिना अनावश्यक कौतूहल प्रकट करने का नियम इन लोगों में नहीं है। तलवलकर ने पूछा, मेरे लिए आपका आदेश? डॉक्टर ने हंसकर कहा, आदेश तो है, लेकिन एक बात है, बर्मा में स्थान का अभाव हो ही जाए तो अपने देश में नहीं होगा, ये निश्चित है। मजदूरों पर जरा नजर रखना। तलवलकर ने गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा, फिर कब भेंट होगी? डॉक्टर ने कहा, नीलकांत जोशी के शिष्य हो तुम फिर ये प्रश्न कैसे कर बैठे? तलवलकर चुप हो रहा। डॉक्टर ने कहा, अब देर मत करो, जाओ, घर पहुंचते पहुंचते भोर हो जाएगी। और अय्यर, क्या यहीं प्रैक्टिस करने का निश्चय कर लिया है? कृष्ण अय्यर ने सिर हिलाकर सम्मति प्रकट की। किराए की गाड़ी बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बाहर जाने लगे तो तलवलकर ने कहा, अंधेरे में अपूर्व बाबू कहाँ चले गए? भेंट नहीं हुई। लेकिन इस बात का उत्तर देना किसी ने आवश्यक नहीं समझा। कुछ ही देर बाद गाड़ी की आवाज से मालूम हो गया कि वो लोग चले गए। तुम क्या समझती हो, अपूर्व चला गया? डॉक्टर ने कहा। भारती बोली, नहीं, संभव है आसपास खोजने से मिल जाएंगे, आपसे बिना भेंट किए वो नहीं जाएंगे। डॉक्टर बोले, तुम यही काम करो, अधिक नहीं ठहर सकता बहन। नहीं, वो इसी बीच आ जाएंगे। ये कहकर दरवाजे के बाहर भारती ने नजरें दौड़ाई और परिचित पैरों की आवाज की प्रतीक्षा में बेचैन हो उठी। जी चाहा दौड़कर कहीं आसपास से उसे पल भर में खोज लाए, लेकिन इतनी व्याकुलता दिखाने में उसे आज लज्जा मालूम हुई। डॉक्टर ने घड़ी की ओर देखा। भारती ने घड़ी पर नजर डाली। 5-6 मिनट से अधिक समय नहीं था। आप क्या पैदल ही जाएंगे? नहीं, 2:20 पर बड़ी सड़क से एक घोड़ा गाड़ी गुजरेगी, 6-7 आने में स्टेशन पहुंचा देगी। पैसा ना देने पर भी पहुंचा देगी। लेकिन जाने से पहले क्या सुमित्रा जी को देखने नहीं जाएंगे? वो सचमुच बीमार हैं।
डॉक्टर ने कहा। मैंने कब कहा कि बीमार नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाए बिना बीमारी कैसे अच्छी होगी? भारती बोली, आपसे अच्छा डॉक्टर कौन मिलेगा? डॉक्टर ने मजाक में उत्तर दिया, तब तो हो चुकी अच्छी। अभ्यास छूटे बहुत दिन बीत चुके हैं, फिर बैठा बैठा किसी का इलाज करता रहूं, इतना समय कहाँ है मेरे पास? भारती बोल उठी, आपके पास भला समय कहाँ है? कोई मर भी जाए तो भी आपको समय नहीं मिलेगा। क्या देश का काम ऐसा ही होता है? डॉक्टर का हंसता हुआ चेहरा पल भर को गंभीर होकर फिर पहले जैसा हो गया। भारती ये देखते ही देखते अपनी गलती समझ गई। सुमित्रा कौन है? डॉक्टर के साथ उसका संबंध क्या है और किस तरह वो इस दल में शामिल हुई? भारती को इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था। इन लोगों की संस्था में व्यक्तिगत परिचय के प्रति जिज्ञासा निषिद्ध माना जाता है, इसलिए अनुमान के सिवा ठीक तौर से कुछ भी जान लेने का उपाय नहीं था। केवल स्त्री होने के नाते ही उसने सुमित्रा का मनोभाव कुछ कुछ जान लिया था, लेकिन अपनी उसी अनुभूति को आधार मानकर इतना बड़ा इशारा कर बैठने से वो केवल संकोच में ही नहीं पड़ गई, बल्कि भयभीत भी हो उठी। भयभीत वो डॉक्टर से नहीं, सुमित्रा से हुई। ये बात किसी भी तरह उसके कान तक पहुंच जाने से काम बिगड़ जाएगा। उनका और परिचय मालूम न होने पर भी पहले से ही उस शांत, तीक्ष्ण, विद्याशालिनी रमणी के दुर्भेद्य गंभीरता के परिचय से कोई अपरिचित नहीं था। उनके स्वरूप और भाषण से, उनके प्रखर सौंदर्य के हर पदक्षेप से, उनके संयम गंभीर वार्तालाप से, उनके अचंचल आचरण की गंभीरता से इस दल में रहते हुए भी उनकी असीम दूरी को सब लोग भली भांति अनुभव करते थे। यहाँ तक कि उनकी बीमारी के संबंध में भी अपने आप किसी प्रकार की आलोचना करने का भी किसी को साहस नहीं होता था। लेकिन एक दिन इस न बेधी जाने वाली कठोरता को बेध कर उनकी अत्यंत गुप्त दुर्बलता उस दिन अपूर्व और भारती के सामने प्रकट हो गई थी, जिस दिन एक आदमी को विदा करते समय सुमित्रा स्वयं को संभाल नहीं सकी थी और उसी से वो मानो अपने को सबसे अलग बहुत दूर हटा ले गई हैं। वो विशाल व्यवधान दूसरे की बिन मांगी सहानुभूति के आकर्षण से संकुचित होने का थोड़ा भी आभास मिलते ही उसकी अपने जीवन के प्रति अंतर में छिपी गूढ़ वेदना सहसा भड़क उठेगी। इस बात का अनुभव करके भारती का क्षुब्ध चित्त आशंका से भर जाता था। डॉक्टर ने आराम कुर्सी पर अच्छी तरह लेटकर अपने दोनों पैर मेज पर फैला दिए और फिर आराम की सांस छोड़कर बोल उठे। ओह, भारती आश्चर्य से बोली, आप तो खूब सो लिए। डॉक्टर नाराज होकर बोले, क्यों? क्या मैं घोड़ा हूं जो जरा सा लेटते ही नींद आ जाएगी? मुझे नींद आ रही है। तुम लोगों की तरह खड़े खड़े मैं नहीं सो सकता। खड़े खड़े हम लोग भी नहीं सो सकते। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप दौड़ते दौड़ते सो सकते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आपके इस शरीर से क्या कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं जानता। लेकिन समय हो गया। इसी समय न चल पड़ने से गाड़ी नहीं मिलेगी, चली जाएगी। चली जाने दो, बड़ी जोर की नींद आ रही है भारती। आंखें नहीं खोल सकता, ये कहकर डॉक्टर ने आंखें मूंद ली। ये सुनकर भारती ने पुलकित मन से अनुभव किया कि केवल मेरे अनुरोध से ही आज उनका जाना स्थगित हो गया, नहीं तो नींद तो दूर, बिजली गिरने की दुहाई देकर भी उनके संकल्प में बाधा नहीं डाली जा सकती। उसने कहा, अगर सचमुच ही नींद आ रही हो तो ऊपर जाकर सो जाइए ना। डॉक्टर ने आंखें बंद किए ही पूछा, तुम क्या अपूर्व की बाट देखती हुई सारी रात जगाकर बिताओगी? भारती बोली, मुझे क्या गरज, कोठरी में सो जाऊंगी। डॉक्टर बोले, क्रोध करके लेटा तो जा सकता है, लेकिन सोया नहीं जा सकता। बिछौने पर पड़कर छटपटाते रहने से बढ़कर दूसरी कोई सजा नहीं होती। इससे यही अच्छा होगा कि तुम उसे खोज लाओ। मैं किसी से नहीं कहूँगा। भारती का चेहरा लाल पड़ गया। कुछ देर मौन रहने के बाद स्वयं को संभाल कर बोली, अच्छा डॉक्टर साहब, बिस्तर पर पड़कर छटपटाते रहने से बढ़कर और कोई सजा नहीं होती। ये बात आप कैसे जान गए? लोग कहते हैं, वही सुनकर। अपने अनुभव से नहीं जानते? डॉक्टर बोले, बहन, हम अभागों को तो सोने के लिए बिस्तर भी नसीब नहीं होते,
फिर छटपटाता कैसा? इतनी बाबूगिरी के लिए फुर्सत कहाँ? भारती बोली, अच्छा डॉक्टर साहब, सब लोग कहते हैं कि आप में क्रोध है ही नहीं, क्या ये बात सच है? लोग झूठ कहते हैं, वो मुझे देख नहीं सकते। भारती हंसकर बोली, या अत्यधिक प्यार करते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि आप में न मान है, न अभिमान, न दया माया है, हृदय आदि से अंत तक पत्थर बन गया है। डॉक्टर ने कहा, यह भी अत्यधिक प्यार की बात है। इसके बाद? भारती बोली, इसके बाद उस प्रस्तर मूर्ति पर केवल एक प्रतिमा खुदी हुई है, जन्मभूमि की प्रतिमा। उसका न आदि है, न अंत है और न क्षय है। वो प्रतिमा हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम लोग आपके पास रह जाते हैं। नहीं तो। कहते कहते सहसा वो रुक गई, फिर बोली, कैसे बताऊं डॉक्टर साहब। एक दिन जब मैं सुमित्रा बहन के साथ वर्मा आयरन कंपनी के कारखाने के पास से जा रही थी, उस दिन यहाँ कारखाने के नए बॉयलर की परीक्षा हो रही थी। लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। काले पर्वत के समान वो एक विशाल जड़पिंड से अधिक और कुछ भी नहीं था। सहसा उसका दरवाजा खुल जाने पर ऐसा लगा मानो उसके भीतर आग का तूफान उठ रहा है। अगर उसमें इस पृथ्वी को भी उठाकर डाल दिया जाए तो वो इसे भी भस्म कर देगा। मैंने सुना है कि वो अकेला ही उस विशाल कारखाने को जला सकता है। दरवाजा बंद हो गया तो वो पूर्ववत शांत जड़पिंड बन गया। उसके भीतर का रत्ती भर भी प्रकाश बाहर नहीं रहा। सुमित्रा बहन के मुंह से गहरी सांस निकल गई। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है जीजी? सुमित्रा ने कहा, इस भयंकर यंत्र को याद रखना भारती, इससे तुम अपने डॉक्टर साहब को पहचान सकोगी। यही है उनकी यथार्थ प्रतिमूर्ति। डॉक्टर ने अन्य मनस्क की तरह मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग क्या मुझे प्यार ही करते हैं, लेकिन नींद के मारे तो आंखों से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भारती, कुछ उपाय करो। लेकिन इससे पहले वो आदमी कहाँ चला गया, क्या एक बार पता नहीं लगाओगी? लेकिन आप ये बात किसी से कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन मुझसे लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मनुष्य से ही मनुष्य को लज्जा होती है। ये कहकर वो लालटेन लेकर बाहर चली गई। लगभग 15 मिनट बाद आकर बोली, अपूर्व बाबू चले गए। आश्चर्य से डॉक्टर बोले, इतने अंधेरे में अकेले? ऐसा ही लगता है। आश्चर्य है, मैंने आपके लिए बिस्तर ठीक कर दिया है। और तुम? मैं फर्श पर कंबल बिछाकर सो जाऊंगी। डॉक्टर बोले, अच्छा चलो, लज्जा मनुष्य मनुष्य से करता है, मैं तो पत्थर रहा। ऊपर के कमरे में डॉक्टर लेट गए। भारती ने फर्श पर बिस्तर बिछा दिया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, सब लोग मिलकर इस तरह मेरी उपेक्षा करते हैं तो मेरे आत्मसम्मान को चोट लगती है, यानी मुझसे कोई भय नहीं है। भारती बोली, रत्ती भर भी नहीं। आपसे किसी का लेश मात्र भी अकल्याण नहीं हो सकता। डॉक्टर ने हंसकर बोला, अच्छा, किसी दिन पता चल जाएगा। बिछौने पर लेटकर भारती ने पूछा, आपका सव्यसाची नाम किसने रखा था डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसकर बोले, ये नाम दिया था पाठशाला में पंडित जी ने। उनके यहाँ आम का एक बहुत ऊंचा पेड़ था। केवल मैं ही ढेले भरकर उस पर लगे आमों को तोड़ सकता था। एक छत पर से कूदने पर मेरा दायां हाथ मोच खा गया। डॉक्टर ने उस पर पट्टी बांधकर मेरे गले से लटका दिया। ये देखकर सभी हाय हाय करने लगे, लेकिन पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, जाने दो, ढेले की चोट खाने से मेरे आम तो बच गए, पकने पर शायद 2-4 मुंह में डाल सकूंगा। भारती बोली, आप बड़े दुष्ट थे। डॉक्टर बोले, दूसरे दिन फिर आम गिराने लगा। पंडित जी को पता चल गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कुछ देर मेरी ओर देखकर बोले, गलती हुई बेटा सव्यसाची, आम की आशा अब नहीं करता। दायां हाथ तोड़ चुके हो, बायां हाथ चल रहा है। बायां हाथ टूट जाने पर संभव है दोनों पैर चलेंगे। अब कष्ट मत करो, जो आम बचे हैं उन्हें मैं तुड़वा देता हूँ। भारती बोली, पंडित जी का दिया हुआ नाम है ये? डॉक्टर बोले, हाँ, मेरा असली नाम तभी से लोग भूल गए। भारती फिर बोली, अच्छा, सभी लोग जो कहते हैं कि देश और आप मिलकर एकाकार हो गए हैं, ये कैसे हुआ?
डॉक्टर बोले, ये भी बचपन की घटना है। इस बीच में क्या क्या आया और चला गया, लेकिन वो दिन आज भी याद है। हमारे गांव के पास वैष्णव का एक मठ था। एक दिन रात के समय डाकुओं ने उस मठ पर आक्रमण किया। रोने धोने की आवाज से लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन डाकुओं के पास एक देसी बंदूक थी जिससे वो लोग गोलियां चलाने लगे। ये देखकर कोई उनके पास न जा सका। मेरे एक चचेरे भाई थे, अत्यंत साहसी और परोपकारी। वो जाने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन जाने पर निश्चय ही मृत्यु होगी, ये सोचकर सब ने उनको पकड़ लिया। अपने को किसी तरह न छुड़ा सकने पर वो वहीं से निष्फल उछल कूद मचाने लगे और डाकुओं को गाली देने लगे, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। डाकुओं ने केवल एक बंदूक के जोर से 200-300 आदमियों के सामने बाबा जी को खूंटे में बांध कर जला डाला। मैं उस समय बालक था भारती, लेकिन आज भी मरते हुए बाबा जी की चीखें सुनाई पड़ती है। ओह, कितना हृदय विदारक आर्तनाद था वो। भारती ने पूछा, इसके बाद? डॉक्टर बोले, इसके बाद बाबा जी को समूचे गांव वालों के सामने मार डाला गया। डाकुओं ने लूटपाट का काम बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। जाते समय डाकुओं के सरदार ने अपने पिता की सौगंध खाकर बड़े भैया को सुनाकर कहा, आज तो हम लोग थक गए हैं, पर 1 महीने के अंदर ही लौटकर हम इसका बदला लेंगे। बड़े भैया जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर रोए धोए कि मुझे एक बंदूक चाहिए, लेकिन पुलिस ने कहा नहीं मिल सकती, क्योंकि 2 साल पहले किसी अत्याचारी पुलिस इंस्पेक्टर के कान मल देने के अपराध में उन्हें 2 महीने की जेल की सजा मिल चुकी थी। भैया से मजिस्ट्रेट ने कहा, जो इतना डरता है वो घर द्वार बेचकर मेरे जिले से किसी दूसरे जिले में चला जाए। भारती उत्तेजित होकर बोली, नहीं दी। डॉक्टर ने कहा, नहीं। और यही नहीं, बड़े भैया ने जब धनुष बाण और बर्छा बनवाया तो पुलिस उन्हें भी छीन ले गई। इसके बाद की घटना संक्षिप्त है। उसी महीने में सरदार ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। इस बार उसके पास एक बंदूक और थी। घर के सभी लोग भाग गए, पर बड़े भैया को कोई भी डिगा न सका। डाकू की गोली खाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए? हाँ। गोली लगने के बाद 4 घंटे जीवित रहे। गांव भर इकट्ठा होकर हो हल्ला मचाने लगा। कोई डाकुओं को गाली देने लगा, कोई साहब को। केवल भैया चुपचाप पड़े रहे। देहाती गांव ही तो था। अस्पताल 10-12 कोस दूर था। रात के समय डॉक्टर पट्टी बांधने के लिए आया तो भैया ने उसका हाथ हटाकर कहा, रहने दो, मैं जीना नहीं चाहता। ये कहते कहते पत्थर के उस देवता की आवाज जरा सी कांप उठी। बड़े भैया मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मुझे रोते देखकर उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोले, छी, लड़कियों की तरह इस गाय भेड़ बकरियों के सुर में सुर मिलाकर तू मत रो सैल। लेकिन राज्य करने के लोभ से जिन लोगों ने समूचे देश में मनुष्य कहलाने योग्य एक भी प्राणी बाकी नहीं छोड़ा, उन लोगों को अपने जीवन में कभी क्षमा मत करना। घृणा से उसके मुंह से उफ आह तक भी नहीं निकली और इस अभिशप्त पराधीन देश को चिरकाल के लिए वो छोड़कर चले गए। केवल मैं ही जानता हूं भारती, कितना बड़ा और विशाल हृदय उस दिन संसार से विदा हो गया। भारती चुपचाप बैठी रही। किसी समय एक छोटे से गांव में हुई दुर्घटना की कहानी ही तो है। डाका पड़ने पर 2-4 अज्ञात अप्रसिद्ध आदमियों के प्राण नष्ट हुए, इतना ही तो। जगत के बड़े बड़े विरोधों के असहनीय दुखों के मुकाबले में ये है क्या चीज। फिर भी इस पत्थर पर कितना गहरा घाव कर गई है। तुलना और गणना की दृष्टि से दुर्बलों के दुखद इतिहास में हत्या की यह निर्ममता बहुत ही तुच्छ है। इस बंग देश में ही रोजाना न जाने कितने लोग चोर डाकुओं के हाथों मरते हैं, लेकिन इसमें क्या इतनी ही सी बात है? क्या ये पत्थर इतने से आघात से ही विदृढ़ हो गया है? भारती को सहसा लगा जैसे समूची बलि की दुस्सहस लांछना और अपमान की ग्लानि से उस पत्थर के चेहरे पर काली स्याही की मोटी तह पोत दी है। वेदना से भारती बोल उठी, भैया। डॉक्टर ने गर्दन उठाकर पूछा, मुझे बुला रही हो? भारती बोली, हाँ। क्या अंग्रेजों से तुम्हारी संधि नहीं हो सकती? नहीं।
मुझसे बढ़कर उनका शत्रु और कोई नहीं है। भारती मन ही मन दुखी होकर बोली, किसी से दुश्मनी या किसी का अहित करने की तुम कामना कर सकते हो, ये बात मैं सोच भी नहीं सकती भैया। डॉक्टर बोले, भारती, ये बात तुम्हारे मुंह से ही शोभा दे सकती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सुखी हो। ये कहकर वो जरा हंस पड़े, लेकिन भारती जानती थी कि इस हंसी का कोई मूल्य नहीं है, शायद ये कुछ और ही हो। डॉक्टर ने कहा, भारती, हमारा देश उनके हाथों में चला गया है, इसी कारण मैं उनका शत्रु नहीं हूं। कभी ये देश मुसलमानों के हाथों में भी चला गया था, लेकिन समस्त संसार में मानवता की इतनी बड़ी शत्रु जाति और कोई नहीं है। यही इन लोगों का व्यवसाय है, यही उनका मूलधन है। यदि तुमसे बन सके तो देश के सभी लोगों को, भले ही वो पुरुष हों या स्त्री, इस सत्य को समझा देना। भारती मौन बैठी, न जाने क्या सोचने लगी, लेकिन एक समूची जाति के विरुद्ध इतने बड़े अभियोग को सत्य मानकर उस पर विश्वास न कर पाई। भारती के दल के एक आदमी ने आकर एक पत्र दिया। पत्र सुमित्रा के हाथ का लिखा हुआ था। पत्र में उसने लिखा था कि जैसी अवस्था में हो तत्काल पत्रवाहक के साथ चली आओ। नीचे उतर कर देखा, दरवाजे के सामने परिचित गाड़ी खड़ी है, लेकिन गाड़ीवान बदल गया है। लेकिन गाड़ी क्यों आई है? सुमित्रा के घर तक जाने में 3-4 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। उसने पूछा, क्या बात है हीरा सिंह, सुमित्रा कहाँ है? हीरा सिंह पद के दावेदार के सदस्य न होते हुए भी विश्वास पात्र हैं। पंजाबी सिख हैं। पहले हांगकांग पुलिस में सर्विस करता था, अब रंगून के तार घर में प्यून का काम करता है। उसने धीरे से कहा, 4-5 मील दूर बहुत ही गुप्त और आवश्यक सभा हो रही है, आपके न जाने से काम नहीं चलेगा। भारती ने प्रश्न नहीं किया। सांझ के अंधेरे में गाड़ी की खिड़कियां बंद करके चल पड़ी। हीरा सिंह सरकारी प्यून की यूनिफॉर्म में सरकारी साइकिल पर सवार होकर दूसरे रास्ते से चल पड़ा। रात के लगभग 10 बजे गाड़ी एक बगीचे में पहुंचकर रुक गई। हीरा सिंह पहले ही पहुंच चुका था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। सिर के ऊपर बड़े बड़े पेड़ छाए हुए थे, जिसके कारण अंधकार इतना दुर्भेद्य हो गया था कि हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लंबी लंबी घनी घास के बीच एक पगडंडी का चिद्ध मात्र दिखाई दे रहा था। इसी भयानक रास्ते पर हीरा सिंह अपनी साइकिल की छोटी सी लालटेन की रोशनी से रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगा। उस पगडंडी पर चलते ही भारती के मन में रह रहकर ये विचार आने लगा कि इस भयंकर स्थान में आकर मैंने अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो लोग एक टूटी फूटी पुरानी इमारत के सामने पहुंच गए। बड़े हॉल के कोने में ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां काठ की बनी हुई हैं। बीच बीच में सीढ़ियों के कुछ तख्ते नहीं हैं। भारती हीरा सिंह का हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और फिर सामने का बरामदा पार करके बड़ी कठिनाई से निश्चित स्थान पर पहुंच गई। कमरे में एक चटाई बिछी थी। एक और 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। उन्हीं के पास सामने आसन पर सुमित्रा बैठी थी। दूसरे छोर पर डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, आओ भारती, मेरे पास आकर बैठो। भारती जल्दी से डॉक्टर के पास जा बैठी। उसके कंधों पर बायां हाथ रखकर डॉक्टर ने जैसे चुपचाप उसे ढांढस बंधाया। हीरा सिंह अंदर नहीं आया, दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। भारती ने चारों ओर नजर डाली। जो लोग बैठे थे उनमें से 5-6 को तो वो बिल्कुल ही नहीं पहचानती थी। परिचितों में से डॉक्टर और सुमित्रा के अतिरिक्त रामदास तलवलकर और कृष्ण अय्यर थे। अपरिचितों पर नजर डालते ही सबसे पहले उसकी नजर एक भयानक चेहरे वाले आदमी पर पड़ी। वो गेरुए रंग का लंबा चोला पहने था। सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। उसका मुंह बड़ी हाड़ी की तरह गोलाकार और शरीर गैंडे के समान स्थूल, मांसल और सूखा था। बड़ी बड़ी आंखों के ऊपर भौहों का चिन्ह तक नहीं। कड़ी कड़ी सीकों की तरह खड़ी मूछें शायद दूर से गिनी जा सकती थीं। रंग तांबे जैसा। उसे देखते ही स्पष्ट मालूम हो जाता था कि वो अनार्य मंगोलिया जाति का है। उस विभत्स भयानक आदमी की ओर भारती आंख उठाकर नहीं देख सकी। 2 मिनट तक समूचे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सुमित्रा ने पुकार कर कहा, भारती,
मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ, इसलिए मेरी इच्छा नहीं थी कि तुम्हें यहाँ बुलाकर दुखी करूं, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं करने दिया। जानती हो अपूर्व बाबू ने क्या किया है? भारती मौन देखती रह गई। सुमित्रा बोली, बोथा कंपनी ने रामदास को बर्खास्त कर दिया है। अपूर्व की भी वही दशा होती, लेकिन कमिश्नर के सामने हम लोगों की सारी बातें सच सच कह देने से ही उसकी नौकरी बच गई। वेतन कम नहीं था, 500-600 के लगभग होगा। रामदास बोला, हाँ। सुमित्रा बोली, पद के दावेदार विद्रोहियों का दल है और हम लोग छिपाकर रिवॉल्वर रखते हैं। ये सारी बातें भी उन्होंने बता दी। इसके लिए क्या दंड है भारती? भयंकर आकृति वाला आदमी गरज कर बोला, डेथ। भारती चुप थी। रामदास बोला, सव्यसाची ही डॉक्टर बने हैं, ये समाचार उन्हें मिल चुका है। अपूर्व बाबू ने ये बात बता देने में कसर नहीं रखी है। होटल के कमरे में ही उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसके पहले मैं राजनीतिक अपराध में 2 वर्ष जेल काट चुका हूं, ये भी बता दिया। सुमित्रा ने कहा, भारती तुम जानती हो कि डॉक्टर पकड़े जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? फांसी हो जाएगी। अगर उससे बच भी गए तो ट्रांसपोर्टेशन। सभासदगण, आप लोग इस अपराध का दंड क्या निश्चित करते हैं? सभी एक साथ बोल उठे, डेथ। भारती तुम्हें कुछ कहना है? भारती ने सिर हिलाकर बताया, कुछ नहीं। वो भयंकर आदमी बोला, ये भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। कृष्ण अय्यर ने दरवाजे की ओर देखकर हीरा सिंह से कहा, बगीचे के कोने में एक सूखा कुआं है, कुछ अधिक मिट्टी डालकर और फिर उसके ऊपर थोड़ी सूखी पत्तियां डाल देनी चाहिए, गंध न निकलने पाए। हीरा सिंह बोला, इस काम में कमी न होगी। तलवलकर बोला, अब बाबू साहब को बुलाकर सजा सुना देनी चाहिए। अपूर्व के अपराध का विचार 5 मिनट में ही समाप्त हो गया। विचार करने वालों की राय जितनी संक्षिप्त थी उतनी ही स्पष्ट थी। समझ में न आने योग्य कोई जटिलता नहीं थी। भारती ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसके कानों और बुद्धि के बीच कहीं एक ऐसी दुर्भेद्य दीवार खड़ी हो गई थी कि कोई भी बाहरी वस्तु उसे भेद कर अंदर नहीं पहुंच सकती थी। इसी से आरंभ से अंत तक जो कोई कुछ कहता था, भारती आकुल दृष्टि से उसके मुंह की ओर मुड़कर देखने लगती थी। केवल इतनी ही बात उसकी समझ में आ रही थी कि अपूर्व ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस देश में उसका जीवन संकट में है, लेकिन वो संकट इतना निकट आ पहुंचा है, ये वो बिल्कुल नहीं समझ सकी। सुमित्रा के इशारे से एक आदमी उठकर बाहर चला गया और 2 मिनट के बाद ही अपूर्व को लेकर आ गया। अपूर्व के दोनों हाथ पीठ की ओर रस्सी से मजबूती के साथ बंधे हुए थे और कमर में एक भारी पत्थर झूल रहा था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी भाग 12 में सुनेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।